Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible. Chale, I'm going to start my class now. But since this is an orientation class, तो पहले अपना introduction में करवा दूँ. My name is Nazish Sarfaraz and I am an ACC affiliate. और मेरे पास दूसरी भी एक डिग्री है from Oxford Brookes University, in which I have first class honors, BSc honors in applied accounting and business administration में in CSS मेरे 67 मार्क्स आए थे. But unfortunately I lost in aggregate. तो बस वही है. अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, सिंस दिस इज एन ओरिएंटेशन क्लास, मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगी. ठीक है. अब मेरा टारगेट जो है वो आप सबके लिए भी यही है कि इंशाल्लाह आप लोग भी एटलीस्ट 70+ आप मार्क्स जो हैं वो अचीव करें. ठीक है. अच्छा, तो हमारे ओरिएंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स आज मैं पहले आपको बता दूं कि मतलब मैंने क्या सोचा है कि इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी. पहला तो है अबाउट अंडरस्टैंडिंग एफपीएससी एक्सपेक्टेशंस. कि आप सबको पता है कि हर एक पेपर में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी ट्रेंड जो है वो डिफरेंट है. अब एग्जामिनर जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि वो एनालाइज करें पेपर को, क्वेश्चंस को, और एज ए स्ट्रेटजिस्ट वो सजेस्ट करें कि हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए. लाइक रियल टाइम वो सॉल्यूशंस आपसे मांग रहे हैं. ऐसे नहीं मांग रहे कि सिर्फ आप बुकिश जो भी टर्म्स हैं आप वो बता दें, और जो भी आपके पास बुक्स में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. रोट लर्निंग नहीं है. अब ये है कि एक सिनेरियो आपको एग्जामिनर देगा और बोलेगा कि अभी इस पे ये वाला आपने एक मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल. यू हैव टू अप्लाई दैट मैट्रिक्स. और आप बताएं मुझे कि मतलब क्या होगा फिर इसका, जब आप एनालाइज करेंगे इसको क्या सोल्यूशन बनेगा. ठीक है. और वो फिर आपसे एक फाइनल वर्डिक्ट भी पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू यू अगर आप उस मैनेजर की जगह पे होते तो फिर आप क्या करते. ठीक है. तो एफपीएससी के एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस इज चेंज नॉट ओनली फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट. आपने देखा होगा कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसमें अब जो है ट्रेंड जो है वो डिफरेंट हो गया है. ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग एफपीएससी एक्सपेक्टेशंस, वी हैव टू deconstruct the shift in FPSC paper setting from generic rote memorization questions to high yield application and scenario analysis. कि एक सिनेरियो आपको देगा और फिर वो आपने उस पे सिनेरियो जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, दूसरा इसमें ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि हम 14 क्लासेस में हाउ आर वी गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस. ठीक है. मेरा इंशाल्लाह यही है कि 14 क्लासेस आर मोर देन इनफ फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. वो पूरा जो भी आपका सिलेबस है इट विल ऑल बी कवर्ड इंशाल्लाह. तो देर इज़ अ ट्रांसपेरेंट ब्रेकडाउन ऑफ टॉपिक्स अक्रॉस मैनेजमेंट. अब आपको पता होगा कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव गॉट 5 मेजर टॉपिक्स. पहला है आपका मैनेजमेंट, देन यू हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन. ठीक है. और दूसरा है मार्केटिंग एंड द अदर वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑफ दीज ऑल, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें न्यूमेरिकल भी है और वो थोड़ा थ्योरेटिकल भी है. मतलब अब इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो आपको एक थ्योरी वाला एक देता है, क्वेश्चन देता है या न्यूमेरिकल देता है. मोस्टली होता ये है एग्जाम्स में, मतलब इवन आफ्टर द चेंज इन द ट्रेंड हुआ ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसमें 20 मार्क्स वाले में, और इसकी जो थ्योरी है वो आपके पास एमसीक्यूज में आती है. तो बोथ कैरी सिग्निफिकेंस. अच्छा, और दूसरा ये कि चलो मैनेजमेंट एंड एचआर ये जो है ये तो आपका इजीली कवर हो जाता है. मतलब इसमें एप्लीकेशन भी चलो यू कैन डील विद इट. अभी जो मैं देख रही हूँ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उस पे ज़्यादा फोकस है. जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो मतलब आई हैड सीन स्टूडेंट्स जो ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बिल्कुल स्किप कर देते थे. कि वैसे भी इफ़ वी हैव गॉट ऑप्शंस के मतलब हमने इसमें से चूज करना है तो हम इसको स्किप करके हम दूसरे एरियाज पे मतलब हम फोकस करेंगे.
और हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। वो क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब जाहिर है, जब एग्जामिनर कह रहा है कि सिनेरियोज पे अप्लाई करना है, और पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में, तो जब पाकिस्तान की बात आएगी तो यू नो देयर इज़ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, और फिर आपको उन चीज़ों से डील करना पड़ता है। मतलब अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी जो है वो मेन जो हिट करती है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हिट करती है। तो इसलिए अभी इस पे ज़्यादा फोकस आ गया है एग्जामिनर का। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये भी मतलब मैंने आपको बताया, इट हैज़ थ्योरी पार्ट एंड अ न्यूमेरिकल पार्ट एज वेल। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट इन आवर 14 क्लासेस इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है, अब आई वुड हैव स्टूडेंट्स हियर जो अभी सोच रहे होंगे कि हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इवन आफ्टर द चेंज इन द ट्रेंड। कि अभी जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिफरेंट से आ रहे हैं, कि एप्लीकेशन वाले आ रहे हैं। तो फिर अभी मैंने इसमें क्या किया है, इस ओरिएंटेशन क्लास में आई हैव एडेड 3 क्वेश्चंस, जो आपको ये पता चल जाएगा उनको देख के कि मतलब दिस इज़ द लेवल ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कि मतलब इस लेवल तक आपने एप्लीकेशन जो है वो करनी है सिनेरियोज पे। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू कवर इट इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ आई फॉरगॉट टू मेंशन, वो ये है कि जो अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब मैंने ए लेवल्स किया है, तो आई हैड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ए लेवल्स एज वेल। तो उसमें हमारे पास ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में ये होता है कि हमारे पास वैसे ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, और अब भी आते हैं ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में। तो दिस वाज नॉट डिफिकल्ट और दिस वाज नॉट डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि जो जिसने भी ओ ए लेवल्स किया होगा ना, उनको पता होगा कि हमारे पास क्वेश्चंस ही ऐसे सिनेरियो बेस्ड आते हैं कि भाई ये सिनेरियो है, अब आप इनके प्रॉज एंड कॉन्स बताएं, कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, इनके कॉजेज बताएं, इनकी एक पूरी आप चेन बताएं कि अब क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अब मैं उसी स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज ए लेवल एनालिटिकल फ्रेमवर्क के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, अब आ जाता है कि सिलेबस स्ट्रक्चर एंड वेटेज। अब वेटेज मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे अभी थोड़ा ज़्यादा मतलब एक फोकस है कि नहीं, द एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू स्किप दिस पार्ट। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल 1 है हमारा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का, जिसमें आ गई आपके पास पोल एक होता है फ्रेमवर्क जो आपको पता होगा, इफ़ यू हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इफ़ यू हैव स्टडीड इन योर एनी ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो दिस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये पूरा उसका मैनेजमेंट वाला आ गया पार्ट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है द प्लानिंग जो ऊपर मतलब हायर लेवल ऑफ हायरार्की में होती है, जो टॉप मैनेजमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब टीयर्स जो हैं वो नीचे आते हैं, मिडल आता है, फिर लोअर आता है, ऐसे। देन यू हैव स्ट्रक्चर, यू हैव लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अब मोटिवेशन पे भी ये हो सकता है कि ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई अभी लाइक इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, तो हाउ आर वी गोइंग टू कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड। इफ इट इज़ नॉट इंट्रिंसिक, इट इज़ एक्सट्रिंसिक, हम कैसे करेंगे? और हम अगर उनको लाइक मॉनेटरी टर्म्स में हम उनको मोटिवेट करें, या हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। मॉड्यूल 2 है हमारा एचआरएम का। अब एचआरएम का मतलब आपको पता है कि उसमें क्या होता है, कि जो भी इंडक्शंस वगैरह होती हैं, जो भी मतलब हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, परफॉर्मेंस को देखते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, रिक्रूटमेंट होती है। वी आर गोइंग टू एनालाइज द जॉब, कि मतलब जॉब जो है, अगर कोई वैकेंसी आई है तो उसमें क्या स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, और किस टाइप का हमें बंदा चाहिए इस रोल में। ठीक है। फिर कंपनसेशन जो है उसकी क्या होगी, लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स उनके क्या होंगे, ये सारा इसमें आएगा एचआरएम में। आप देखें अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का जो एग्ज़ाम वेटेज ट्रेंड है वो थोड़ा ज़्यादा है। कि मतलब मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल, तो वो आता है एमसीक्यूज में मोस्टली, एंड न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो 20 मार्क्स वाले में आता है। ठीक है, तो इन दोनों पे हमने ज़्यादा फोकस रखना है अपना, इवन दो वी कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द अदर,
मॉड्यूल्स, लेकिन फोकस जो है हमारा इन चीज़ों पे भी होगा। अच्छा, थर्ड मॉड्यूल है हमारे पास ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। इसमें क्या है, प्रोसेस स्ट्रेटजी, कैपेसिटी, लोकेशन, एसईएम, सप्लाई चेन ड्राइवर्स, बुल इफेक्ट के मतलब इनकी, ये मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट है वैसे हम स्किप कर सकते थे, लेकिन अभी हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो फिर ये भी हो सकता है कि गिवन द अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान, हमारे पास ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई अनसर्टेनिटी है, तो हम कैसे अब हम अपनी सप्लाई चेन को, हम ऑपरेशंस को मैनेज करें। अच्छा, मॉड्यूल 4 है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन विच वी हैव एसटीपी, द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अब इन चारों के बारे में अगर कोई भी चीज़ आएगी तो वो आएगी मार्केटिंग में। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है एक, कि उसका एक बूम होता है, ठीक है, फिर मतलब उसकी डिमांड पहले ज़्यादा होती है, मतलब इन इजियर वर्ड्स ये कि पहले डिमांड ज़्यादा होती है, फिर ओवर द टाइम उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ, ठीक है, कि इतना उनका टाइम स्पैन होगा, तो वो इसमें कवर होता है मार्केटिंग में। ब्रांडिंग आ गई, जो भी उनके ब्रांड नेम आ गया, या मतलब किस सेगमेंट में हमने अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है, ये भी मार्केटिंग में आएगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अ, अब सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकते कि एग्जामिनर जो है वो कौन सा क्वेश्चन देगा, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फिफ्थ हमारा मॉड्यूल है टीवीएम, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस भी पहले ये होता था कि सिर्फ आपको एग्जामिनर रेशियोज दे देगा, कि मतलब ये आप कैलकुलेट करें, तो इट वाज क्वाइट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज, और बस वो फिर आप क्या करना है, करंट एसेट इतने हैं, करंट लाइबिलिटीज इतनी हैं, वो आप उसमें कैलकुलेटर में पुट करें, एंड देन यू विल हैव एक रेशियो आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि गिवन द चेंज इन द ट्रेंड, अब क्या हो रहा है कि एग्जामिनर कह रहा है कि कैलकुलेट भी करो, और फिर एक इंटरप्रिटेशन भी दो, कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो ये चीज़ एक डिफरेंट हो गई है इसमें। रिस्क एंड रिटर्न है, कैपिटल बजटिंग है, कैश फ्लोज हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अच्छा, अब फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू चूज, कि मतलब वी शुड चूज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एनी अदर सब्जेक्ट, वाई शुड दे चूज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पहला जो इनका है कि इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यूमेरिकल्स, अब आपको ये पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चलो न्यूमेरिकल्स तो हैं, कौन से हैं न्यूमेरिकल्स, कैश फ्लो आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, रेशियो एनालिसिस आ गया, टीवीएम, कैपिटल बजटिंग। इनका मतलब ऐसे ही आपको देखने में ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है कि जहाँ भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे मैथ में होता है, आपके पास ना डेफिनेट मार्क्स मिल जाएंगी आपको, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, कि यू कैन आइदर बी राइट और यू कैन आइदर बी रॉन्ग, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मेट याद है उस चीज़ का, रेशियोज का फॉर्मूला याद है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट याद है, तो अगर फाइनल आंसर आपका गलत भी आता है, तो यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर द फॉर्मेट, फॉर द फॉर्मूलाज। तो ये एक एज है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इट इज स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, एसीसीए के स्टूडेंट हैं, ओए लेवल्स में, या आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो यू नो कि हमारे पास इसमें कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं, कोई ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, जो अगर आपको याद हो जाते हैं ना, तो ये भी आपके डेफिनेट पक्के मार्क्स हैं। मतलब ऐसे कि पोर्टर के 5 फोर्सेस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो पहले तो करना आपने ये है कि यू विल हैव टू स्टार्ट विथ ड्राइंग इट आउट। पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से हैं वो सारे आप उसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड देन यू गोइंग टू एक्सप्लेन ईच ऑफ दोस विद द सिनेरियो गिवन। अब ये होगा कि चलो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू इवन डू इट 100%, के आप अप्लाई तो नहीं कर सके, लेकिन एक फ्रेमवर्क तो है ना, आपको पता है कि इस चीज़ में अगर आपको एग्जामिनर जो है फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कि इसकी आप इस प्रोडक्ट की, इस इंडस्ट्री के आप मुझे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताएं, तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ्स कौन सी होंगी, वीकनेसेस कौन सी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, एंड थ्रेट्स कौन से हैं। तो एक फ्रेमवर्क आ गया इसमें, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, पोर्टर के 5 फोर्सेस आ गए, तो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है। अच्छा, देन यू हैव डिफाइंड बाउंड्रीज। इसमें सब्जेक्टिविटी जो है वो कम है। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल विच इनकम पासेज
डेप्रिसिएशन इन द करेंसी। ठीक है, हमारा पीकेआर जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो उसमें देर इज लो सब्जेक्टिविटी, इवन दो यू कैन, मतलब ये हो सकता है कि आप एक चीज को पहले और दूसरी को बाद में लिखें, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो जाहिर है सेम ही होंगे। तो देर आर डिफाइंड बाउंड्रीज। जब क्वेश्चंस जो हैं वो ओपन एंडेड होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स दें। अब आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने कौन से होंगे, तो देर इज लो सब्जेक्टिविटी। आपको पता होगा कि ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट चीज़ है ऑफ वाई यू शुड चूज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये है कि देर इज हाई ओवरलैप, और स्पेशली ये अभी हो गया है ज़्यादा। पहले तो ये था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक बुक आपने पढ़ ली, ठीक है, और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो आपने बस पुट कर दी उसमें। एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि मोटिवेशन क्या है और उसके क्या फैक्टर्स हैं, आपने वो पूरा एज इट इज़ मतलब रटा लगा के आपने लिख दिया, आपको मार्क्स मिल गए। अब क्या है कि सिनेरियो बेस्ड है। अब ये पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर के भाई यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, तो और जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब है कि एवरीबडी इज गोइंग आउट, दे आर लीविंग द कंट्री, तो या फिर वो कहीं और मतलब पाकिस्तान को नहीं चूज कर रहे। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ें आप ऑलरेडी ऐसे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या जनरल नॉलेज जो इकोनॉमी एंड गवर्नेंस की है आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन से अगर स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं वो डर रहे हैं, तो ये मतलब उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आपने अब जो अगर कोई चेंज आया है तो वो सिर्फ ये है कि आपने अप्लाई करना है उनको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उनके अलावा, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी या जिसको आप अप्लाई ना कर सकें। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस व्हाई वन शुड चूज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एक आता है कि कॉमन एस्पिरेंट गलती कौन सी करता है इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कि मतलब हो सकता है इससे पहले कोई ऐसे स्टूडेंट्स हों अभी जो मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने चूज किया था बट दे स्कोर्ड लेस। तो वो क्या गलतियां हैं मैं आपको वो बताती हूँ। पहली गलती ये है, देर इज प्योर थ्योरी डंपिंग, मतलब कि जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, यू आर नॉट अप्लाइंग इट टू द सिनेरियो गिवन बाय द एग्जामिनर इन द एग्जाम। आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आप टेक्स्ट बुक वाली एक डेफिनेशन आपने रटी रटाई वो लिख दी, तो जाहिर है आपको एग्जामिनर जो है वो एप्लीकेशन के तो मार्क्स नहीं देगा। आपको अब आपसे मतलब एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि रियल वर्ल्ड में अगर पाकिस्तानी मार्केट सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ है आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को अप्लाई करना है। इफ़ यू डोंट अप्लाई, आपको सिर्फ नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, देन यू हैव अ फियर ऑफ फाइनेंशियल न्यूमेरिकल्स। अब अपेरेंटली होता ये है कि जब आप पेपर देखते हैं तो उसमें जब आप देखते हैं कि भाई ये तो 50% ये चीज़ है, यहाँ पे इतने 25,000 ये चीज़ लिखी हुई है, तो जो न्यूमेरिकल्स है ना वो वैसे एस्पिरेंट्स को लगता है कि भाई ये तो इतना मुश्किल है, इसको तो स्किप ही कर दो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब होता ये है, होता ऑपोजिट है। फाइनेंशियल न्यूमेरिकल्स आपके डेफिनेट मार्क्स हैं, जो सॉलिड मार्क्स हैं आपके, कि ये तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपको कुछ और नहीं आ रहा, आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको ये तो उस फॉर्मूला के तो मार्क्स देगा, अंडरस्टैंडिंग के तो मार्क्स देगा एग्जामिनर। आपको अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है, उसका फॉर्मेट याद है, आपको ये तो नज़र आ रहा होगा ना कि भाई करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो वो जब आपने सारी डेटा एग्जामिनर ने दी है, तो वाई इज देयर टेंडेंसी टू इग्नोर और अवॉइड सच क्वेश्चंस? ये तो आपके पास मतलब फाइनेंशियल न्यूमेरिकल्स को आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, एक ये आ गया कि मतलब अगर गलती ये होती है एस्पिरेंट से, तो ये होती है कि वो ना न्यूमेरिकल पार्ट को स्किप कर देते हैं कि नहीं ये मुश्किल होगा, इवन दो वही चीज होती है जो आपको मतलब हाई स्कोर देती है। ठीक है। अच्छा, फिर आ गया आपके पास
कि डायग्राम्स जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब कोई चार्ट्स हैं, कोई प्रोसेस फ्लो चार्ट है कि मतलब ये ऐसे डेप्रिसिएशन हुई पीकेआर की, उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक आपने फ्लो चार्ट बना दिया कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी हमारी, इंपोर्ट अगर हम कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से, उस कॉस्ट की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि हमारी डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाए। तो ये एक प्रोसेस फ्लो चार्ट है। मैट्रिक्स डायग्राम्स मैंने आपको बताया कि स्वॉट आ गया, एनसॉफ आ गया, बीसीजी मैट्रिक्स आ गया, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो डायग्राम्स याद हैं, वो प्रोसेस फ्लो चार्ट आपको याद है, तो आपने करना सिर्फ ये है कि वो आपने उधर ड्रॉ करना है एग्जाम में। एक होती है प्रेजेंटेशन, हर एक सब्जेक्ट में होती है। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाए तो फिर उसमें ये होता है कि वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल चार्ट, सप्लाई चेन नेटवर्क मॉडल, जो भी हमारे पास है ना वो हमने आंसर में, अगर एग्जामिनर जो सॉरी एस्पिरेंट जो है वो अगर ऐसी नहीं ड्रॉ करेगा तो ये भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आती हैं। Then you have poor time management, spending excessive time on theoretical introduction questions and rushing through quantitative calculations at the end। अब वही बात आ गई कि पहले ही आप डर रहे हैं कि फाइनेंशियल न्यूमेरिकल्स तो हमने लेने ही नहीं है, और फिर होता क्या है कि पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट पे इतना इतनी आप मेहनत करते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन बनाएंगे, पूरा उसकी बॉडी बनेगी, फिर उसके कंक्लूजन बनेगा। तो होता क्या है कि आखिर में इफ़ यू हैव गॉट लाइक थोड़ा टाइम रह गया है और फिर क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस करनी है, तो फिर उसमें वैसे ही आंसर गलत आएगा। तो मतलब देर इज सपोज टू बी अ प्रायोरिटी, कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि भाई पहले मैंने ये चीज़ करनी है, क्योंकि क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस जो है ना वो ऐसी चीज़ हैं जो मैंने आपको बताया वो सॉलिड मार्क्स हैं, पहले उनको कर लें, आराम से कर लें, और फिर आप जितनी भी थ्योरी आती है इधर की उधर की, मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी जो भी आता है फैक्टर आपको लिख दें, हेडिंग्स दें, बहुत सारी हेडिंग्स दें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट्स। तो थ्योरेटिकल का तो कोई एंड ही नहीं है ना, दे आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। बाकी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस जो है उनका एक आपको पता है कि ये आंसर आ गया, मतलब आपका क्वांटिटेटिव क्वेश्चन जो है वो हो गया न्यूमेरिकल वाला। उसके बाद थ्योरी आती है तो फिर उसमें आप थोड़ी स्पेस छोड़ दें, एंड देन जो भी आपको पॉइंट्स आती हैं, मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी, स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस हैं, जो भी आता है आपको एक हेडिंग लगाएं, और एक ही चीज़ के, एक ही टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स दें। अच्छा, अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, स्कोर आपका कम आएगा। इग्नोरिंग लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब माय प्रीवियस स्टूडेंट्स जो मेरी बैचेस हैं उनको पता होगा कि मैंने पहले ही जो भी मेरी क्लासेस हैं उसमें शान फूड्स हो गया, एंग्रो आ गया, और टीसीएस हो गया, सिस्टम्स लिमिटेड, ऐसी जो चीज़ें हैं ना जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब नेस्ले आ गया, उनको आपने इग्नोर नहीं करना। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने लाजमी मेंशन करने हैं, क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें, मतलब क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट ही आपको याद नहीं है, या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि भाई मैंने तो बस थ्योरी लिख दी बुकिश, अब तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगी। नहीं, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगी। एप्लीकेशन भी थोड़ी आपको, एप्लीकेशन के साथ आपको लोकल एक कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे ऐसी एग्जाम्पल्स तो आपको मार्क्स जो हैं वो कम मिलेंगी। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ एफपीएससी एग्जाम ट्रेंड। 2016 से 2020 तक एक डिफरेंट अप्रोच रही है, और अभी एक मॉडर्न शिफ्ट आई है फ्रॉम 21 टू 26। आपने देखा होगा कि मतलब क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन एक पास्ट अप्रोच में आ गया कि वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस, आ गया डिफाइन मास्लोज नीड हायरार्की, या व्हाट इज जॉब एनालिसिस, ऐसे आपको शॉर्ट नोट मिल गया कि मतलब है क्या ये, आपने बुकिश पूरा वो उसमें लिख दिया, आपको मार्क्स मिल गए। क्योंकि उस वक्त एग्जामिनर का फोकस जो है वो इस चीज़ में नहीं था कि स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो अप्लाई करें टू पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, टू पाकिस्तान सिनेरियोज, लेकिन अभी वो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, बुकिश रिप्रोडक्शन अगर होती थी पहले तो मतलब इट वाज इनफ कि आप कोई कॉटलर की, रॉबिन्स की आप बुक पढ़ लें, जो भी है आप रट्टा लगाएं, मेमोराइज करें, और बस एग्जाम में आप लिखते जाएं। रेशियोज एनालिसिस है, तो उसमें क्या, रेशियोज आपने कुछ याद कर लिए, और जब आपसे एग्जामिनर, मतलब एग्जाम में एक सवाल आता है कि भाई ये वाला है, मुझे रेशियो कैलकुलेट करके दो, आपने वही फार्मूला पुट किया और आपने कैलकुलेट करके दे दिया। देन आइसोलेटेड टॉपिक्स, ये पास्ट अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ कि इसमें थी एक आइसोलेटेड अप्रोच थी, आइसोलेटेड टॉपिक्स थे। मतलब अगर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है तो वो मैनेजमेंट का ही है,
मतलब जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी एग्जामिनर की डिमांड है, वो उसी सब पार्ट पे, सब हेडिंग पे कंफाइंड होगी। अब देर इज अ चेंज। चेंज क्या है कि देर इज एप्लीकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। Questions like critically evaluate supply chain disruptions in Pakistani FMCGs amid currency devaluation। अब क्या क्या उसने पूछ लिया, आप देखें ये कि पाकिस्तानी FMCGs पे क्या फर्क पड़ेगा इसका, करेंसी डीवैल्यूएशन का, अगर कोई डिसरप्शन होती है उसकी सप्लाई चेन में। तो ये क्या मांग रहा है आपसे कि भाई अभी एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, एज ए मैनेजर आप सोचें कि मतलब क्या फिर इसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, करेंसी डिवैल्यूएशन का उस पर फिर क्या असर पड़ेगा। मतलब एप्लीकेशन मांग रहा है वो, कॉन्टेक्स्ट मांग मांग रहा है एग्जामिनर। देन यू हैव एन इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज। मतलब ये कि अब एक उसमें नहीं पूछेगा आपसे हेडिंग्स में से कि मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ उसी के रिलेटेड वो पूछ रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा। वो आपसे पूछेगा हर एक उसमें से। मतलब एक ऐसा आपको एग्जामिनर जो है क्वेश्चन दे देगा जिसमें आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें तो HR भी लग रहा है, इसमें तो ऑपरेशंस वाला भी एक एलिमेंट आ रहा है, लीडरशिप वाला भी एलिमेंट आ रहा है। तो इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज हैं अब। ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू अज्यूम द रोल ऑफ CEO एंड कंसल्टेंट। वो मैंने आपको बता दिया है कि मतलब अभी आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देना पड़ेगा कि भाई अभी तो ये मसला तो हो रहा है इकोनॉमी में, इसकी वजह से मेरी कंपनी पे ये असर पड़ रहा है, अब एज अ मैनेजर आप क्या करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 2026 वाले में भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस ही ऐसे आ रहे थे कि भाई आप मुझे बताएं कि आप ये इसके अगर इस फलां कंपनी के मैनेजर हैं तो आप क्या करते। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक जो हम लोग A levels में पढ़ते थे, तो दिस इज गोइंग टू बी माई अप्रोच। उसमें क्या था, टू एक्सेल इन मॉडर्न FPSC बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर्स, हम क्या करेंगे, A levels का जो असेसमेंट मैट्रिक्स है हम वो यूज़ करेंगे, जिसमें एप्लीकेशन के 30% वेटेज है, एनालिसिस की भी 30 है, एवेल्युएशन की 20% है, और जो चीज़ पहले आती थी लाइक प्रायर टू 2020 वो आती थी नॉलेज वाली, उसको अब 20% एक वेटेज है उसका। उसमें क्या आएगा, प्रिसाइज डेफिनेशंस लिख दी आपने, टर्मिनोलॉजी लिख दी कि भाई कॉटलर ये कहता है, रॉबिन्स ये कहता है, फ्रेमवर्क आपने पूरा उसमें बता दिया थियोरेटिकल। अब क्या हो गया है कि एक एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन भी हम करेंगे। मतलब अगर सिनेरियो कोई है तो हमने क्या करना पड़ेगा हमें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री या कोई केस सिनेरियो जो अगर उसमें एग्जामिनर अगर पूछ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से यू विल बी एबल टू गेट एन अपर हैंड। ठीक है। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो सिर्फ नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे, एप्लीकेशन के नहीं मिलेंगे। एनालिसिस क्या है कि एग्जामिनर जो है, मतलब एग्जामिनिंग कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, प्रॉज एंड कॉन्स एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट्स, इसकी है भाई 30% वेटेज। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया था, नहीं एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताई थी कि भाई अगर डेप्रिसिएशन हो जाती है पाकिस्तानी रुपीस की, तो उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो एनालाइज आप करेंगे कि इसकी वजह से क्या फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेज बनेंगे। आपने बता दिया कि भाई अगर PKR जो है वो डेप्रिशिएट कर जाता है तो यू विल हैव इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब ये पूरा आपने एनालाइज कर रहे हैं आप। ठीक है। वो आपने एक फ्लो चार्ट बनाया और फिर एक एक चीज़ को आपने अलग हेडिंग देके आपने समझाया एग्जामिनर को। तो आपने बताया कि इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फर्म्स में हैव टू इंक्रीज दर सेलिंग प्राइसेस, जिसकी वजह से अब जाहिर है कंज्यूमर्स तो बोलेंगे कि आप इतनी सेलिंग प्राइस जो अगर बढ़ेगी तो फिर वो जाएंगे कंपैटिटर के पास। अगर उसकी प्राइस जो है वो कम होगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड अगर डिक्लाइन होगी तो कंपैरेटिवनेस वीक होगी। अब ये क्या है, एक फ्लो बन रहा है, ये चीज़ होती है एनालिसिस में। ठीक है। अगर एनालिसिस का आता है कोई क्वेश्चन, एप्लीकेशन का आता है। अब इवेल्युएशन क्या है कि एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे आप, एक रिकमेंडेशन देंगे कि ये चीज़ हमने एज अ मैनेजर हमें ये चूज चूज करनी चाहिए या ये चूज करनी चाहिए। आपने एक फाइनल वर्डिक्ट दे दिया कि चलो ये मसला तो ठीक है, द कंपनी इज फेसिंग दिस इशू, लेकिन मैं एज अ मैनेजर मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ कि मतलब ऐसे करना चाहिए मैनेजर, मतलब कंपनी को। तो हम ये वाला जो है फ्रेमवर्क हम फॉलो करेंगे।
Deconstructing recent exams trend, multidisciplinary, merging HR issues, brain drain with financial implications के डॉलराइजेशन ऑफ सैलरीज। तो वही मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक ही टॉपिक पे या एक ही हेडिंग पे कंफाइंड नहीं है एग्जामिनर का क्वेश्चन। उसी मतलब जो भी आपका सिलेबस है ना, उसमें आप देखेंगे कि दो या तीन चीजें भी उसमें एडअप हो रही होंगी उस एग्जाम क्वेश्चन में। देन यू हैव अ मैक्रो environment link, evaluating import bans, LC restrictions, inflation and SPV discount rates on operations and supply chain। मैंने आपको बताया था कि operations and supply chain management पे given the uncertainty in पाकिस्तान जो import ban लग गया, कोई LC restriction आ गई, inflation तो है ही है, ठीक है। फिर आपके पास SVP के अगर डिस्काउंट रेट हैं वो अगर उन्होंने चेंज कर दिए तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि ये हैं रीसेंट पेपर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स आ गए, शिफ्ट फ्रॉम एक्सप्लेन टू फॉर्मुलेट, डिवाइस एंड क्रिटिकली अप्रेज, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब लाइव केस स्टडीज हैं जो हम क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड आंसर टेम्पलेट्स हैं, जैसे भी कोई मतलब हमारे पास अगर हेडिंग्स, अब मैंने पहले भी जो मेरी बैच थी मैंने उनको भी यही कहती थी मैं कि जब एग्जाम में नहीं सॉरी जो क्लास में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो फिर आप सिर्फ आपने करना ये है कि एक डायरी लेनी है, उसमें जो मैं समझा रही हूँ उसकी एक हेडिंग देंगे और उसकी सब हेडिंग्स लिखेंगे आप, ठीक है। इससे होगा ये कि जब आप मेरी क्लास फिर आप मतलब आएंगे फिर आप रिवाइज करने, तो लास्ट डे के लिए यही एक डायरी है जो आपको काम देगी, क्योंकि आपने सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स लिखने हैं एग्जाम में। अच्छा। अच्छा, फॉर स्टूडेंट्स जो जिनको मतलब जाहिर है थोड़ा डर तो सबको लग रहा होगा कि भाई हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये है वो अप्लाइड केस, पहला वाला जो मैंने लिखा है, जो मैंने इसमें ऐड किया है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लग रहा है, जो अभी सोच रहे हैं कि भाई अगर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो अगर एग्जामिनर कोई सिनेरियो दे रहा है तो ठीक है, ये उनके लिए है। अब SCM बॉटल नेक, एग्जाम अटेम्प्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एंड FMCG सेक्टर्स। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इसमें है कि दे फेस्ड सिवियर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। अब जो भी है इनकी एक एनालाइज हाउ द बुलविप इफेक्ट एम्पलीफाइज दीज डिस्ट्रप्शंस एंड प्रपोज स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट लीवर्स टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट। प्रॉब्लम पहले आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आपने लिखनी है कि उसकी क्या, जो FMCG है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, डिले इन ओपनिंग LCs, करेंसी डेप्रिसिएशन है एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। अब क्वेश्चन जो है वो ये चीज़ कह रहा है कि भाई मुझे पहले तो बताओ कि ये है क्या बुलविप इफेक्ट, और फिर आप मुझे सॉल्यूशंस बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। अब बुलविप इफेक्ट आपको पता होगा कि a small change in customer demand becomes a much bigger change in orders। जैसे ही हम बैकवर्ड मूव करते हैं फ्रॉम रिटेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर एंड देन द सप्लायर, तो छोटे से चेंज की वजह से पूरी जो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। पाकिस्तानी, अब ये हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट्स जो हमें इसमें रिक्वायर्ड हैं। आपने क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, पहले तो आपने ये आपको सर्टेनिटी से पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स इधर अप्लाई हो रहे हैं। अगर ये वाले अप्लाई हो रहे हैं तो ये आपने लिख दिया। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेशन में एक सिनेरियो आ गया कि भाई इंपोर्ट पे बैन भी है, SBBP की पॉलिसी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। मॉडल हमारी सोल्यूशन क्या होगा, एनालिसिस हमने कर लिया कि इसकी वजह से क्या होगा, पैनिक बाइंग होगी बाय लोकल रिटेलर्स। ये हम अब अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पहले था नॉलेज वाला हमने बता दिया कि मतलब कि उसमें है क्या बुलविप इफेक्ट, ठीक है। फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। अब जब अप्लाई करेंगे तो हमने कह दिया कि भाई देयर इज पैनिक बाइंग बाय लोकल रिटेलर्स। फिर आती है ये वाली चीज उसकी, जो थी इवेल्युएशन वाली, ये वाली चीज जो इवेल्युएशन वाली है कि स्ट्रैटेजिक आप रेकमेंडेशन दें। रिकमेंडेशन आ गई कि भाई वेंडोर मैनेज्ड इन्वेंट्री होनी चाहिए, हमारे पास लोकल सोर्सिंग हो, कि हम रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हम लोकली ही बाय करें इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये ऐसे आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए विद द सप्लायर, रियल टाइम होनी चाहिए कि हमें पता हो कि भाई इतना अगर उसके पास स्टॉक है तो ये वाली लेवल आएगी स्टॉक की, हमने उसको रिप्लेनिश करना है, ठीक है। ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजरियल लीवर्स। अब इतनी सी एप्लीकेशन है जो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा।
दूसरा आ गया आपके पास HRM टैलेंट रिटेंशन। अब आपको पता है कि देर इज अ ब्रेन ड्रेन, एक्सेलरेटिंग ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान। और लोग जो हैं वो बाहर प्रेफर कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट प्रेफरिंग पाकिस्तान्स, मतलब एनी ऑफ द जॉब्स इन पाकिस्तान, दे आर नॉट प्रेफरिंग इट। तो अब हमने इसमें भी बता दिया, पहले तो आपने बता दिया कि इसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कौन सा अप्लाई होगा। आपने कह दिया कि भाई अगर इसकी मोटिवेशन थ्योरीज की बात आ रही है तो ये वाली चीज़ें तो यहाँ पे अप्लाई होंगी। आपको पता चल गया कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये है जो अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है। लोकल सेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट आ गया कि भाई इसने एग्जामिनर ने यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स उसने लिखी हैं, वो आपने लिख दिया। एक लोकल आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि यहाँ पे ब्रेन ड्रेन है, इन्फ्लेशन है, और कंपटीशन है विथ US डॉलर पेइंग ओवरसीज रिमोट जॉब्स। ठीक है। फिर आएगी आपके पास सोल्यूशन। अब आपको प्रॉब्लम अगर पता होगी तो आप सोल्यूशन फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है? हाइजीन स्टेबलाइजेशन, डॉलर इंडेक्स्ड पे एडजस्टमेंट। मतलब कि अगर आप मतलब नेगोशिएट भी कर रहे हैं ना कहीं किसी एम्प्लॉयर के साथ, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि आप हमें US डॉलर्स में पे करें, लाइक इक्विवेलेंट टू US डॉलर्स। आप जब अग्री करेंगे अपनी सैलरी तो क्या किस में होगा? US डॉलर्स में। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर फ्लक्चुएट भी करेगा तो फिर पाकिस्तानी रुपीस तो चलो फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन US डॉलर तो वो एक शील्ड बन जाएगी फिर अगेंस्ट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। ये अब क्या है? सोल्यूशंस हैं। क्या क्या आपने सोल्यूशन दे दी? हाइजीन स्टेबलाइजेशन में दे दी, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स दे दिए, स्ट्रैटेजिक इक्विटी दे दी। अब ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं। ये मैंने जो यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिख दिया, तो मतलब बताने का मकसद ये है कि ये एप्लीकेशन की लेवल है। हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी अगर किसी को याद होगा तो फिर आपने क्या करना है? बस वही आपने चीजें पुट करनी है, इसके साथ आपने अप्लाई करना है सिनेरियो के साथ, एंड देन यू आर डन विद द क्वेश्चन। ये आ गया आपके पास। रिटेंशन बोनसेस दे दिए, स्किल एडवांसमेंट हो गई, ऑटोनमी एंड हाइब्रिड वर्क आ गया। ऐसे ये मेडिकल एंड वेलनेस कवर आपने दे दिया कि देयर इज हाइजीन स्टेबलाइजेशन। ऐसा ही है ये इन्फ्लेशनरी मार्केटिंग। ठीक है। कि अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट होगा ऑन द 4 Ps, द प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, विदाउट डिस्ट्रॉइंग प्रॉफिट मार्जिन्स। क्या कर लिया आपने? पहले तो आपने ये देख लिया कि एकेडमिक टूल्स कौन से हैं उसमें, आपने वो लिख लिया। पाकिस्तानी मार्केट डायनामिक्स क्या है कि यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में कौन से कॉन्टेक्स्ट की वो बात कर रहा है, वो आपने लिख दिया। इसकी वजह से क्या होगा? यू विल बी सर्टेन कि हमने सोल्यूशन में देनी कौन सी चीज़ें हैं। एक प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस आ गया। ठीक है। इसमें आपने कह दिया कि भाई आप वैल्यू पैक्स या इकोनॉमी पैक्स जैसे होता है ना, वैसे आप इंट्रोड्यूस करवा लें प्रोडक्ट के। प्राइस जो है वो आप वैल्यू प्राइसिंग, डायनामिक वैल्यू प्राइसिंग आप उस पे शिफ्ट कर लें। प्लेस आ गया कि आपने क्या करना है। प्रमोशन आ गया कि यू शुड यूटिलाइज डिजिटल सोशल कैंपेन, सोशल प्लेटफॉर्म्स, कि आपको ना वो नहीं करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, उसमें फिर कॉस्टली वो हो जाती है चीज़। तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन होगा। अब दिस इज द लेवल ऑफ एप्लीकेशन विच इज रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर फेयरिंग के मतलब अभी तो एप्लीकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो फिर हम कैसे करेंगे, तो ये है लेवल उस एप्लीकेशन की। एंड इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू अगर एक आपको फ्रेमवर्क याद हो जाता है तो। मतलब ऐसा समझें, फ्रेमवर्क इज अ फॉर्मूला जो अगर आपको याद हो जाता है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, पास्ट पेपर मैपिंग है कि इसमें मतलब कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आती हैं, कौन सी मतलब इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में मिन्सबर्ग के रोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर्स, चेंज मैनेजमेंट, अब इनका भी एक मॉडल है तो वो मॉडल याद हो गया, मतलब ऐसा समझे फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है। फिर HRM में जॉब डिस्क्रिप्शन वर्सेस स्पेसिफिकेशन, ये हम सारा HRM में कवर करेंगे कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस एंड उसमें क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब स्पेसिफिकेशन में कौन सी चीज़ें आती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का मैंने अभी 2026 में देखा कि उसमें एक 360 डिग्री अप्रेजल जो मेथड आया था वो 2026 में आ चुका है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, प्रोसेस स्ट्रैटेजीज, लोकेशन, लेआउट एनालिसिस जो भी है, बुलविप इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एज पर द पास्ट पेपर्स जो भी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आ चुके हैं, तो इनकी इन चीज़ों की ना जो वेटेज है वो ज़्यादा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजीज के कौन सी लाइफ साइकिल पे मतलब कौन सी स्ट्रैटेजीज फिट होंगी। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई इनोवेशन हो रही है।
फाइनेंस आ गया तो उसमें रेशियो एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। CAPM आ गया, वैक आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब यू शुड ऑल बी सर्टेन कि वील बी एबल टू कवर इट। मैंने आपको बताया कि हम लोग ये भी चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम ये 14 क्लासेस में हम कवर कैसे करेंगे। तो देर इज़ एन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। मैनेजरियल रोल्स एंड स्किल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जो भी उनकी डेफिनेशन है ये इसमें आएंगी। क्लास 2 में हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आएगी आपके पास ये वाली स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मैट्रिक्स, स्वॉट, BCG, पोर्टर के जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, एनसॉफ मैट्रिक्स, ये सारे किस में आएंगे, हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड हमारी क्लास में। इन द थर्ड वन हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड चेंज, एंड यू कैन ऑल्सो टैली दिस विद द सिलेबस गिवन बाय FPSC कि कुछ कोई चीज़ मतलब मिस आउट नहीं होगी। एंड इंशाल्लाह वील बी एबल टू कवर दिस इन दिस ड्यूरेशन। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप एंड मोटिवेशन थ्योरीज, जो भी उनकी हैं, रूम एक्सपेक्टेंसी, ग्रुप डायनामिक्स, टीम मैनेजमेंट, मास्लो, हर्ट्जबर्ग, बिहेवियरल कंटिजेंसी थ्योरीज, ये हमारी एक क्लास में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रॉम 5 to 7 वील मूव ऑन टू HRM। ठीक है, HRM को पूरा हम करेंगे 5 और 6 क्लास में इंशाल्लाह। और फिर हम 7th अपनी क्लास में हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, रोल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इफेक्ट होगा, ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, इस वाली क्लास में, 7th क्लास में। देन यू हैव सप्लाई चेन ड्राइवर्स। अब यहाँ पे सप्लाई ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट खत्म होगा 8th में, और 9 से हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड STP। जो भी इनकी स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, स्कैनिंग है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जो भी स्कैनिंग है, कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांडिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, वी आर गोइंग टू ऑल कवर दैट इन दिस क्लास। फिर आगे आपके पास मार्केटिंग मिक्स, एंड वी हैव अ सेपरेट क्लास फॉर दिस, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स एंड ब्रांडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और रिकरिंग टॉपिक इन द एग्जाम्स। अब जो है फिर 11th से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम लोग, मैंने आपको बताया कि इसमें ना थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो वो हम इसमें कवर करेंगे। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी हम विथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो इसमें हो जाएगा कवर। देन यूल हैव बजटिंग एंड TVM, जो एन्युटीज, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, परपेचुइटी होती है, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो उसमें भी फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला याद करें एंड देन यू आर डन विथ द क्वेश्चन। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का कैसे निकालनी है, उसका क्या उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू से, फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी, या फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो इट्स क्वाइट सिंपल, मतलब ऐसे सिंपल कि आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मेट याद है, एंड देन यू आर डन। कैपिटल बजटिंग आ गई, रिस्क एंड रिटर्न, NPV, IRR, पे बैक पीरियड, उसका क्या है, उसके भी फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला याद हो गया, पूरा क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया हमारा न्यूमेरिकल का। जो लास्ट फिर है, हम जो भी पास्ट पेपर्स हैं, इवन दो कोशिश मैं यही करूंगी कि मतलब ड्यूरिंग ऑल द क्लासेस हम लोग पास्ट पेपर्स को भी हम देखते जाएं, और अगर कोई प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो मैं पास्ट पेपर से ही करवाऊंगी आपको। ठीक है, बाकी जो ये हमारी लास्ट वाली क्लास होगी, हम इसमें सिर्फ एग्जाम स्ट्रैटेजी और पास्ट पेपर्स को ही हम डिस्कस करेंगे कि हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक है, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक के मैनेजमेंट है क्या। अब क्या कर लिया आपने, एक डेफिनेशन है रॉबिन्स में से मैंने निकाली, और अगर कोई आपके पास कोई और बुक है तो उसमें से आपने निकाली, और वो डेफिनेशंस आपने करनी है याद। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स सो दैट their एक्टिविटीज आर completed efficiently and effectively। अब एक चीज को डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप उस डेफिनेशन को याद करके उसको ब्रेक डाउन करें। दिस इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। कौन करता है, मैनेजर करता है दूसरों की, मतलब जो अपने सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके काम को वो देखेगा भी और कोऑर्डिनेट भी करेगा कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें। ठीक है, एंड एवरीबडी इन द कंपनी दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट कॉमन गोल।
ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट में होता है ये काम। सो दैट देयर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब एक और ब्रेक डाउन हो गया कि भाई एफिशिएंटली का क्या मतलब है और इफेक्टिवली का क्या मतलब है। तो ऐसे क्या होगा कि एक ही डेफिनेशन से आप अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेडिंग्स। तो अभी ये आ गया आपके पास कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है और इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है। एफिशिएंसी इज द मीन्स एंड इफेक्टिवनेस इज द एंड। ठीक है, एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा कि कम से कम चीज़ें आप कम से कम कॉस्ट में आप कोई चीज़ जो है वो अचीव करें, कोई आउटपुट जो है आप मैक्सिमाइज करें वाइल मिनिमाइजिंग द इनपुट कॉस्ट, रिसोर्स वेस्ट एंड लेबर टाइम। कॉस्ट बिल्कुल कम हो, आउटपुट हमारा ज़्यादा हो, क्या होगा? एफिशिएंसी। रिसोर्स यूजेज इसमें आएगा। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि हाँ, वी आर डूइंग द राइट थिंग। See, there is a difference between efficiency and effectiveness. Efficiency is all about doing things right, कि मतलब minimize करो cost को, output को बढ़ाओ। और effectiveness is about doing the right thing, कि मतलब हमारा goal achieve होना चाहिए। तो मैनेजमेंट की अगर बात आएगी, एक इंट्रोडक्शन है। तो मैनेजमेंट को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप ये कहेंगे कि भाई देयर इज सपोज टू बी एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर ही आपको ये पता चलेगा कि भाई जो मैनेजमेंट ने, जो मैनेजर ने गोल एक सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अचीव कर लिया, मतलब हो जाएगा वो गोल अचीव। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी। देन वी हैव द फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि वी हैव दीज फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग का क्या मतलब है? डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, स्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग सब प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। मतलब आपने एक टारगेट बना दिया, मतलब एज अ मैनेजर, अगर सिर्फ फंक्शंस की बात हो रही है ना, तो फिर एज अ मैनेजर आपने क्या कर दिया? एक सेट कर लिया आपने 10% सेल्स ग्रोथ का टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये क्या है? एक प्लानिंग है उस मैनेजर की। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होगा? डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन एंड हु इज टू डू इट। मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आपने एलोकेट करना है। रिसोर्सेज में आता है आपके पास लेबर टाइम एंड ऑल द अदर रिसोर्सेज जो भी हैं आपके पास, कि आप उसको बजट है फॉर एग्जांपल, कि वो आपने किस डिपार्टमेंट को कितना एलोकेट करना है। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि द मैनेजर इज गोइंग टू असाइन टीम रोल्स एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू असाइन अ बजट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कि भाई इतना बजट है इसके लिए, इस एनपीडी के लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। सही है, तो ये क्या कर रहा है इसमें कि लेबर को भी वो असाइन कर रहा है ड्यूटीज, और जो भी उसके पास पैसे हैं वो उनको भी असाइन कर रहा है, एलोकेट कर रहा है। ये आएगा ऑर्गेनाइजिंग में। लीडिंग में क्या आता है कि मैनेजर इज अ लीडर, ही इज गोइंग टू डायरेक्ट, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स। और जो भी अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उनको रिजॉल्व कौन करवाएगा? मैनेजर करवाएगा, क्योंकि ये उसका फंक्शन है। तो लीडिंग अगर आएगी, लीडिंग की बात आएगी, तो यू गोइंग द मैनेजर इज गोइंग टू मोटिवेट द सेल्स टीम विथ वीकली इंसेंटिव्स, कि ये टारगेट आपने अचीव करना है। तो ये क्या होगा? लीडिंग होगा, लीडिंग में आएगा। देन यू हैव कंट्रोलिंग, कि यू गोइंग टू मॉनिटर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। और अगर कोई डेविएशन आ रही है तो उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन एक चूज करें, कि मतलब ऐसे हमने अगर करना है, अगर ये वाला गोल हमने अचीव करना है तो ये करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। देन यू हैव मैनेजरियल रोल्स एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। ये इम्पॉर्टेंट है और ये आता भी है मोस्टली, मैंने देखा है, और ये बहुत इजी भी है। मतलब इसमें ये है कि अगर आपको ये सारी हेडिंग्स याद हो जाती है ना, जो भी इनके मैनेजरियल रोल्स हैं, तो फिर एक आप एग्जाम्पल देंगे और वो आपका जो है वो कवर हो जाएगा। तो मेंसबर्ग के हैं 10 मैनेजरियल रोल्स एंड उसके हैं स्किल्स भी हैं इसमें। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया इसके, सॉरी। अच्छा, जो मिंट्सबर्ग के 10 मैनेजरियल रोल्स हैं वो कौन से हैं? इंटरपर्सनल में फिगर हेड आ गया। फिगर हेड का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि आपने ये करना पहले ये है कि जब मैं क्लास में भी मतलब आई एम गोइंग टू रिपीट दिस टॉपिक इन माय फर्स्ट क्लास एज वेल। लेकिन अभी अगर मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ कि जब हम पढ़ेंगे ये रूल्स, तो आपने करना ये है कि आपको मैं जब पढ़ा रही हूँ तो आपने सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, हेडिंग्स लिख के आपने एक एक एग्जाम्पल दे देना है। एग्जाम्पल आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे इंटरपर्सनल रोल्स हैं, फिगर हेड आ गया, लीडर, लाइसन।
तो फिगर आउट की जब बात आती है तो मैनेजर का रोल क्या है कि वो अगर कोई क्लाइंट्स आते हैं कंपनी इवेंट में तो उनको ग्रीट करेगा जाके, वो क्योंकि ही इज़ द फिगर हेड। अगर लीडर की बात आ रही है तो वो क्या करेगा, वो जूनियर एम्प्लॉयज को कोच करेगा, उनको बताएगा कि भाई आपने ये ऐसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अच्छा, लाइसियन का क्या मतलब है कि ही इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट, ही इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विथ लाइक ऑल द डिपार्टमेंट्स। जैसे कोई आईटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उनको एक ही प्रोजेक्ट पे वो कोऑर्डिनेट करेगा। कौन करेगा? मैनेजर करेगा। देन यू हैव इंफॉर्मेशनल रोल। अब इंफॉर्मेशनल रोल में पहले आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर का क्या मतलब होता है कि वो मतलब मॉनिटर करेगा न्यूज़ को, स्कैन करेगा इंडस्ट्री न्यूज़ को, और ये देखेगा कि मेरा कंपैटिटर क्या कर रहा है। तो ये किसका रोल है? मैनेजर का। देन यू हैव द डिसएमिनेटर। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है ना, वो अपनी टीम को बताएगा। ही विल शेयर अपडेटेड सेफ्टी पॉलिसीज विथ हिज टीम। ठीक है, जो भी उसको कंपैटिटर के अगर मूव्स भी पता चल रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपनी टीम को बताएगा कि भाई ये कंपैटिटर हमारा ये चीज़ कर रहा है एंड नाउ वी आर सपोज टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि फिर अगर नहीं करेंगे हम तो वील बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये आ गया उसका मैनेजर का रोल। स्पोक्स पर्सन जब है तो फिर ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट हिज कंपनी लाइक इन जनरल मीटिंग्स। वो शेयर होल्डर्स के सामने अपनी कंपनी को, उस कंपनी को वो प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा जो भी हैं। तो फिर अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्सटर्नल पार्टीज तो हम क्या कहेंगे, ये है स्पोक्स पर्सन। अगर इंटरनली वो अपनी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपैटिटर की तो वो क्या कहेंगे हम, ही इज द डिसएमिनेटर। एंड व्हेन ही इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड लाइक वो कलेक्ट कर रहा है अपनी कंपनी के लिए तो ही इज द मॉनिटर। ठीक है, देन डिसीजनल रोल में पहले आ जाता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है कि ही इज द रिस्क टेकर। कि अगर उसको लग रहा है कि भाई ये हमने प्रोडक्ट लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए तो ही इज टेकिंग दिस रिस्क। ही इज लाइक प्लानिंग टू एंटर इनटू एन इमर्जिंग मार्केट, तो वो क्या है, वो रिस्क ले रहा है क्योंकि ये उसका काम है, मैनेजर का रोल है ये इंटरप्रेन्योर। डिस्टरबेंस हैंडलर का, उसका एज ए नेम एम्प्लाइज, उसमें क्या होगा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन टीम मेंबर्स ओवर रिसोर्सेज तो ही इज गोइंग टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स। ही इज द डिस्टरबेंस हैंडलर। रिसोर्स एलोकेटर है कि भाई इतना बजट हमें मिल रहा है टॉप मैनेजमेंट में से, तो हमने हर एक डिपार्टमेंट को इतना इतना हमने बजट एलोकेट करना है, तो ही इज द रिसोर्स एलोकेटर। देन ही इज लास्टली ही इज द नेगोशिएटर। ही हैज टू बार्गेन विद द सप्लायर कि नहीं भाई, हाँ तुम ना अपने पेमेंट टर्म्स को हमारे फेवर में मतलब थोड़ा करो, फेवरेबल बनाओ। तो ही इज द नेगोशिएटर देन। तो दीज आर ऑल द रोल्स दैट अ मैनेजर हैज टू प्ले इन अ कंपनी। ठीक है, देन यू हैव दीज मैनेजमेंट स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं। कॉन्सेप्चुअल का क्या है मतलब कि कॉग्निटिव एबिलिटी टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अब जाहिर है ये तो उसका एक काम है कि उसको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सीईओ एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स टू पाइवट द कंपनी स्ट्रेटजी, कि उसको चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ सीइंग दोज मार्केट ट्रेंड्स, के मतलब उसको एनालाइज करेगा और फिर कहेगा कि भाई हमने ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है। तो ये उसकी एबिलिटी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल है जो हर एक मैनेजर को होनी चाहिए, हर एक मैनेजर के पास होनी चाहिए। अच्छा, ह्यूमन स्किल्स आ गई, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद पीपल। क्योंकि उस वो सारा काम जो है ना वो खुद नहीं कर सकता, एक ही बंदा सारा काम नहीं कर सकता। ही विल हैव टू डेलीगेट इट टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो अगर सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर रहा है कोई काम तो फिर उनको ये भी करना पड़ेगा कि उसको एक टीम बना के वो चले, कि हम सारे जो हैं वी आर अ टीम एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनाइजेशनल गोल टुगेदर। ये है उसकी ह्यूमन स्किल। अच्छा, टेक्निकल में क्या आएगा? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, वाइटल फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड आईटी मैनेजर ट्रबल शूटिंग अ सिस्टम बग देमसेल्व्स। वो क्या है कि भाई इतना तो उसको पता होना चाहिए ना कि अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है तो फिर इफ देर इज नोबडी एल्स टू कवर कवर द प्रॉब्लम तो फिर वो खुद ही वो चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट कर ले। तो दीज आर द रोल्स एंड द रिक्वायर्ड स्किल्स। अच्छा, आफ्टर ऑल दिस लाइक एक्सप्लेनेशन, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि भाई नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज और वो स्कोर अच्छा कर सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस।
वो कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक मतलब लॉजिकल से इधर हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल से इसमें सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस ऐसे कि आपको एक फॉर्मेट जो है वो याद हो गया, आपको एक फ्लो चार्ट याद हो गया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, तो वो एक लॉजिकल सा है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अब इट इज़ लॉजिकल कि जो कंपनी है वो खुद तो बेयर नहीं करेगी ना उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इट्स लॉजिकल कि वो भाई सेलिंग प्राइस भी बढ़ाएंगे। सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस अगर बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर्स जो हैं वो कंपैरेटर को चूज करेंगे ओवर दैट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें जो है ना लॉजिकल सी हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। अब फ्रेमवर्क्स आपको हर टॉपिक में, हर दूसरे सब्जेक्ट में भी याद करना पड़ रहा होगा, फार्मूलाज आपको याद करने पड़ रहे होंगे इफ़ देयर इज़ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। तो ये जो है ना नॉन बिजनेस बैकग्राउंड्स के लिए भी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, दूसरा आ गया कि मैंने आपको बताया कि वी शुड चूज फाइनेंशियल न्यूमेरिकल्स ओवर अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन द एग्जाम। सवाल आता है कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, लाइक कैलकुलेशंस, तो वो बेसिक से उसमें फार्मूलाज हैं। बेसिक सी बेसिक मतलब जैसे कैलकुलेटर तो होता है आपके पास, तो वो भी बेसिक सी कैलकुलेशंस होती हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता। जो भी फार्मूलाज हैं वो आपको याद हो जाते हैं अगर, तो वैसी वही वाली चीज़ आ गई कि जो भी फार्मूलाज आपको मतलब सिर्फ उसमें पुट करनी है वो डेफिन मतलब उसमें अमाउंट्स, और आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, 14 क्लासेस सफिशिएंट है या नहीं है? देर मोर देन एनफ, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो भी हमारा है सिलेबस, जो हमारी मैंने सब टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि मतलब हम कौन सी क्लास में कौन सा कवर करेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि हमारा पूरा जो सिलेबस है ना वो कवर ही हो रहा होगा। तो 14 क्लासेस में इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी। एंड देन विल टेस्ट एंड एवेल्युएशंस बी प्रोवाइडेड, यस, वीकली असाइनमेंट्स भी होंगे, पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। और जैसे होता है हर एक उसमें कि हमारे पास एक ग्रैंड मॉक होता है एट द एंड ऑफ द बैच, तो वो भी हमारा हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, दूसरी एक चीज़ है जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो ये है कि लाइक 7 मंथ्स अगो मैंने एक क्लास ली थी। वो थी ऑन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। वो है आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, एंड यू कैन ऑल्सो टेली दिस दिस फाइल, द सेम फाइल। तो आपने ये देखा होगा, लाइक माय प्रीवियस स्टूडेंट्स डिड नो कि मैंने इनको जब ये पढ़ाया था तो उनके पास यही वाले क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में 2026 में। तो मैंने आपको ये एक लिस्ट बताई थी, मैंने उन स्टूडेंट्स को एक लिस्ट बताई थी क्रिटिकल टॉपिक्स की एंड इमर्जिंग पाकिस्तान सेंट्रिक एस्पेक्ट, कि मतलब ऐसे इस तरीके से ये चीज़ आ सकती है एंड यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जब आपने मैंने आपको बताया था कि देयर वाज स्वॉट आ गया, पेस्टल आ गया, जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, ये आपने याद करना है। लेकिन उसके साथ एक इमर्जिंग पाकिस्तान एस्पेक्ट आ गया। मैंने आपको ये बताया था, मैंने उन स्टूडेंट्स को ये बताया था कि दिस इज अ लाइकली टॉपिक, ये आ सकता है, एंड ये आया था 2026 में। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फॉर, आपने देखा होगा कि डिस्कोर्स वाला जो भी जो पहला वाला टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है 2026 में, आई एम नॉट श्योर वेयर इट इज, लेकिन वो उसमें 2026 में ये चीज़ आ गई है, आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान हैज रिपीटेडली कंसिडर्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो यही वाला टॉपिक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये चीज़ आएगी, एंड वो आई भी 2026 में। ठीक है, मैंने ये एक जो भी है इनकी एक लिस्ट है कि भाई एक पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैसे आ सकता है, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ गया। फिर एक मोटिवेशन थ्योरीज में आपको ये पता होगा कि उसमें 2026 में ये भी चीज़ आ गई कि भाई हम कैसे उनको मोटिवेट करेंगे। एक 360 डिग्री वाला एक क्वेश्चन है, ये आ गया परफॉर्मेंस एवेल्युएशन वाला। फिर उसमें जाहिर है आपने जो भी उनके रेटर ग्रुप्स हैं उनको आपने मतलब उसमें लिखना था, आप आइडेंटिफाई की चैलेंजेस इन यूजिंग दिस। तो ये क्या मांग रहा है आपसे एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, कि आप उसको अप्लाई करो पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में। तो आप ये बताएंगे कि भाई ये कितना मुश्किल है, पॉलिटिसाइजेशन है,
और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स कोई नहीं होते, एक सेक्शन कल्चर होता है, तो कोई मतलब सही तरीके से वो कोई बता ही नहीं रहा होता अपनी परफॉर्मेंस जो है कि भाई ये मेरे सबऑर्डिनेट हैं या मेरा एक सीनियर है उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक सेक्शन कल्चर है। ये मेरिट है, मतलब एक सिफारिश है, फेवरेटिज्म आ गया, तो ये क्या है, आप अप्लाई कर रहे हो इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के सिनेरियो में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट आ गई, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते थे कि भाई ये 360, ये देखे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज लाइकली फॉर लाइक सिविल सर्वेंट्स, दिस इज एन आइडियल थिंग कि 360 डिग्री फीडबैक होना चाहिए उनके लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। लेकिन कोई देता है कोई नहीं देता, वो सारे जो भी चैलेंजेस है ना वो इसमें मेंशन्ड है इन इस लिस्ट में। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया था। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट, मतलब हम आप अपनी क्लास में भी इनको फिर दोबारा से देखेंगे, क्योंकि ये हैं रिकरिंग चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा आ गया आपके पास एक क्वेश्चन है इधर, ये क्वेश्चन नंबर 3 के कॉपरेशंस मैनेजर है ऑफ अ पाकिस्तानी फर्म एक्सपोर्टिंग मैंगोज टू हाई वैल्यू मार्केट्स। एंड दिस इज व्हाट आई सेड, एक्सपोर्ट competitiveness की एक बात है कि थ्योरीज उसमें क्या आएंगी, वैल्यू चेन पोजिशनिंग कैसे होगी, ट्रेड पॉलिसी का क्या उसमें रोल होगा। तो आप देख रहे हैं कि यही वो रिकरिंग ट्रेंड्स हैं, यही वो रिकरिंग एरियाज हैं जो आती हैं इसमें एग्जाम में, और यही चीजें आएंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ आएगा भी तो आई एम श्योर कि मतलब वो चीज़ जो है, लाइक इफ इट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी, तो वो चीज़ जो है वो दूसरे उसमें भी आप पढ़ रहे होंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क को याद हो जाता है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, आपने उसको उसमें अप्लाई करना होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगी अपने। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है? जी। अच्छा मैम, मेरा ये सवाल था कि आपकी क्लास टाइमिंग्स क्या होंगी और एक दिन में मतलब किस किस दिन आपकी होती आवाज़ है थोड़ी आपकी कम आ रही क्लास? है, कैन यू प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम? जी मैम, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी क्लासेस क्लासेस जो हैं ये किस किस दिन होंगी और टाइमिंग्स क्या होंगी? और रिकॉर्डिंग जो प्रोवाइड होंगी या नहीं? जी जी, रिकॉर्डिंग तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जो हमारी क्लासेस हैं, हमारे पास होंगी क्लासेस फ्रॉम मंडे टू वेंसडे, और टाइम मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। और रिकॉर्डिंग जो है वो तो वैसे ही जैसे उस पे वेबसाइट पे है, सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी। और क्लास का टाइम कितना है? 1 घंटा? जी जी। ओके, थैंक यू। 1.5 घंटा।